A very warm welcome to all my viewers. Here I am going to start the chapter number 3 in the earliest cities. So students, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि सबसे पुरानी जो शहर थी जिसको हम हड़प्पा कहते हैं, इसकी कहानी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हड़प्पा की कहानी क्या थी, इस नगर की और क्या विशेषता थी। ठीक है, इस नगर की विशेषताएं क्या थी, कहाँ कहाँ तक ये फैली थी, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। भाई मान लीजिए कोई अगर नगर है या शहर जैसा कुछ है तो उसमें कुछ भवन होंगे, यानी कि घर होंगे, नाले होंगे, सड़कें होंगी। ठीक है, तो और उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, उनका जीवन कैसा था, और उसमें कौन कौन से आर्ट्स थे। ठीक है, कौन कौन से आर्ट का वो यूज़ करते थे। और कुछ डिफरेंट टाइप्स के हम उनके फूड के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या वो लोग खाया करते थे। हालांकि हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम इसमें कुछ अलग चीज़ों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और भारत के कुछ राज्य जैसे कि गुजरात हो गए, ठीक है, राजस्थान हो गए, इन सब जगहों में भी हड़प्पा के कुछ शहर बसे हुए थे। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम एकदम अच्छे से डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हड़प्पा के जो भी बड़े बड़े जो स्नानागार मिले थे, जिसको आप बाथिंग टब कहते हैं, इसमें कुछ मुहर मिली थी, या इसकी करेंसी क्या थी, और इस सभ्यता का, ठीक है, इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया, इसका एक रहस्य अभी भी बना हुआ है। लेकिन फिर भी हम इस पर कुछ ना कुछ प्रकाश जरूर डालेंगे। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो यहाँ पे दो लड़के दिए हुए हैं, ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। तो ये क्या देखते हैं उसके बारे में है यहाँ पे। ठीक है, आइए। तो जसपात एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house। इसका मतलब ये है कि जसपात और हरप्रीत दोनों अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो थे एक खंडहर की तरफ इशारा करके उसकी तारीफ कर रहे थे, जिसे जो थे गली के बच्चे हॉन्टेड हाउस कह रहे थे। हॉन्टेड मतलब भूतहा घर कहते थे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं देखिए। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन, हैव यू सीन द फाइन वुड ऑफ कार्विंग आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। तभी उनमें से एक औरत थी, वो उसने क्या बोला कि आपने इस लकड़ी पर इतनी सुंदर कहीं नक्काशी देखी है। ठीक है, आइए। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर so that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house। Why they wondered, would anybody be interested in the old run down house। इसका मतलब वो ये कहती है कि हमें मंत्री जी को क्या करना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए, जिससे वो क्या करे, इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए उसकी मरम्मत कराए। ठीक है, तो जसपाल और हरप्रीत दोनों सोचने लगते हैं कि भाई इस पुराने खंडहर को लोगों से इतना लगाव क्यों है भाई, और इसकी मरम्मत कोई क्यों कराएगा। ठीक है, तो इन्हीं सभी स्टोरी पे बेस्ड है हमारी ये जो है चैप्टर नंबर 3 और हड़प्पा की कुछ कहानी। ठीक है, आइए देखते हैं पैरा नंबर 1। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। नियरली 150 years ago, when railways lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made, high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed। इस पैरा का मतलब सिंपल सा है कि मतलब हमेशा क्या होता है कि लोग पुरानी इमारत जो होती है वो अपनी कहानी बताती है एक तरीके की। क्या बताती है कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे हुए बहुत सारे जो इंजीनियर्स थे, ठीक है, उन सभी को अचानक हड़प्पा का साइट मिला। ठीक है, पूरा स्थल मिला, जिसको साइट को पूरा स्थल कहते हैं, जो क्या है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है जो।
ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये कैसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचकर हड़प्पा के जो खंडहर थे वहाँ से हजारों ईंटों को वो उखाड़ ले गए, ठीक है, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई और कई इमारत पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे, ठीक है। आइए ये जो पैरा है सेकंड देखते हैं क्या कहता है कि देन अबाउट 80 ईयर्स अगो आर्कियोलॉजिस्ट्स फाउंड द साइट एंड रियलाइज्ड दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सबकॉन्टिनेंट as this was the first city to be discovered. All other sites from where similar buildings and other things were also found were described as Harappan. These cities developed about 4700 years ago. तो सेकेंड पैरा हमें ये बताता है कि लगभग 80 साल पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस जगह को ढूंढा था और तब ये पता चला कि ये जो खंडहर है, हाँ, ये सब कॉन्टिनेंट के सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक है। और चूंकि क्या था कि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के जो सभी साइट्स थे, ठीक है, जिसमें जो इमारतें और जो भी कोई अलग सी चीज़ें मिली थी उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, ठीक है। यही बातें इस पैरा में बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपके लिए एक एनालिटिकल अप्रोच के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शंस, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? तो ये आप ही सोच के बता दो कि जो भी हमारे पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, यानी कि जो हमारी सभ्यता का प्रतीक हैं, जिससे हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है, क्या हमें उन्हें संजो कर रखना चाहिए? ये आप खुद सोचिए और खुद ही से आंसर दीजिए। आइए हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं अपना, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। इस सिटीज़ में कुछ इनकी विशेषता क्या थी, इनकी स्पेशलिटी क्या थी, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मेनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। यूजली द पार्ट टू द वेस्ट was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally, the part to the east was larger but lower. This is called lower down. यानी आगे भी बताते हैं। और very often walls of big bricks were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. इस पैरा का मतलब ये है कि नगर में इस नगर में से कई को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में डिवाइड किया गया था। मतलब कि एक वेस्टर्न सेक्शन था, वेस्ट वाला साइड, लेकिन वो क्या था, वो ऊंचाई पर था, ठीक है। जो वेस्ट वाला था वो ऊंचाई पर बना हुआ था और जो ईस्टर्न साइड का था वो कहाँ था, वो लोअर डाउन में था, यानी कि निचले इलाके में था। और जो ऊंचाई वाले जो भाग थे, ठीक है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा, उसे सिटाडेल कहा था, ठीक है, मतलब दुर्ग कहा एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। और जो निचला वाला हिस्सा था उसको लोअर सिटी कह सकते हैं या फिर निचला नगर कह सकते थे। और दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारियाँ थीं पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें समझिए इतनी अच्छी क्वालिटी की थी, इतनी पकी हुई थी कि हजारों साल बाद आज भी उनकी दीवारें खड़ी रहीं। तो दीवारें बनाने के लिए जो ईंटों की जो बनावट थी वो इस तरीके से बनाई गई थी कि जिससे दीवारें बहुत मजबूत रहें, ठीक है। ये बातें हैं। आइए नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। यानी कि बात यह है कि कुछ नगर के जो सिटाडेल थे यानी कि जो दुर्ग थे उसमें कुछ खास इमारतें भी बनाई गई थी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं मोहनजोदाड़ो, एक वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ टब, जिसकी हम वीडियो को शुरुआत में बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा एक स्नानागार मिला था जिसको आप आमतौर पे स्विमिंग पूल भी कहते हो, ठीक है। आइए फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदाड़ो अ वेरी स्पेशल tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. This was lined with bricks coated with plaster
and made watertight with a layer of natural tar. There was steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides. Water was probably brought in the room in from the well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से वो जो ग्रेट बाथटब था उसको बनाया गया था, ठीक है, जो कि मोहनजोदाड़ो में था। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उसको ग्रेट बाथटब कहते थे, यानी कि महान स्नानागार। और इस तालाब को बनाने के लिए, ठीक है, जो ग्रेट बाथ था इसको बनाने के लिए क्या था, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का जो रिसाव है उसको रोकने के लिए कि पानी बह ना जाए, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। सोचिए उस टाइम के लोग कितने ज़्यादा ही एडवांस थे, ठीक है। और इस जो तालाब था इसके दोनों तरफ, ठीक है, यानी कि जो ये बाथटब था इसके दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी और चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। इसमें क्या था, इसमें भरने के लिए पानी जो है वो कुएं से निकाला जाता था और उसके बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ पे कुछ डिफरेंट जो कोई ओकेजन्स पड़ता था, ठीक है, उसमें लोग आकर के इसमें नहाया करते थे, यही बात है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अदर सिटीज़ के बारे में बताया कि अदर सिटीज़ सच एज द कालीबंगा एंड लोथल हैड अ फायर अल्टर्स वेयर sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouse। यानी कि कालीबंगा और लोथल जैसे भी और भी अलग अलग सिटी मिले हुए हैं जहाँ पे क्या मिले, अग्निकुंड मिले, जहाँ पे लोग यज्ञ या हवन वगैरह किया करते थे, ठीक है, बलिदान वगैरह दिया करते थे, ठीक है। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे बहुत बड़े बड़े नगरों में क्या मिले हैं, कुछ स्टोर हाउस भी मिले हैं जिसमें लोग सामान को इकट्ठा किया करते थे। इस यहाँ मैप दिया हुआ है, आप मैप में देख सकते हो, ठीक है। मैंने मैप देखना आपको बताया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो आपके लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जहाँ पे चनहुदड़ो है, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। अलग अलग जो हड़प्पन पीरियड के जो इम्पॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं उनके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अच्छे से। आप ये देखिए, ये फ़ोटो है ग्रेट बाथ का, देखिए कितनी फाइनेस्ट क्वालिटी का बनाया गया है। ये उस टाइम के ईंटों का बना हुआ ये ग्रेट बाथटब है। आइए और हम जानते हैं, ठीक है, हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट के बारे में कि उस टाइम के जो हाउस थे, ड्रेन्स थे, स्ट्रीट्स यानी कि भवन, नाले और जो सड़कें थी वो कैसे हुआ करती थी। आइए फर्स्ट पैरा देखते हैं। जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाई with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water। यानी कि क्या था, जो इस नगर के जो भी घर हुआ करते थे आमतौर पर क्या थे, 1 या 2 मंजिले हुआ करते थे, ठीक है। और घर के आंगन के चारों ओर जो थे वो कमरे बनाए जाते थे। और मैक्सिमम घर में, ठीक है, मतलब मैक्सिमम घरों में देखा जाए तो एक अलग अलग एक बाथिंग टब हुआ करता था, एक कह सकते हैं बाथरूम या स्नान घर हुआ करता था। और कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे, ठीक है। आइए अगला पैरा देखते हैं। मेनी ऑफ दीज सिटीज हैड डिस्कवर्ड, तो आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। मेनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often, drains in houses were connected to those on the streets, and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were proved at intervals to clean them. All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time। इसका मतलब क्या है कि कई नगरों में जो नाले थे वो ढके हुए थे। देखिए कितनी स्मार्ट सिटी हुआ करती थी पहले, कि जो नाले थे वो ढके हुए थे। इन्हें सावधानी से एकदम सीधी लाइन पे, एकदम स्ट्रेट लाइन में बनाया गया था, ठीक है। और हर नाली में हल्की सी ढलान हुआ करती थी ताकि जो पानी है वो आसानी से बह सके। और जो घरों की जो नालियाँ थी, जो सड़कों की नालियों से आकर के जो जुड़ जाती थी,
वो बाद में बड़े नालों में जाकर के मिल जाती थी। ठीक है, यानी कि घर की नालियाँ निकलती थी, सड़क की नालियों में मिलती थी, और सड़क की नालियाँ जाकर के बड़े नालों में पहुंच जाया करती थी। ठीक है, और नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पे मेन होल भी बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई भी की जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए कि जिसके जरिए जो इनकी मान लीजिए अगर देखभाल कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके बनाने के तरीके किस प्रकार से बना रहे हैं, किस चरणबद्ध तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, चाहे घर हैं, नाले हैं या सड़क हैं, ठीक है, सभी का निर्माण एक साथ ही किया जाता था। बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी का काम होता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ईंटें हैं, हड़प्पा कालीन की जो ईंटें हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे रखी हुई हैं, कितने शानदार और फाइनेस्ट क्वालिटी की तरीके से। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा हमारा, दैट इज लाइफ इन द सिटी। A Harappan city was very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones, and other things that they wanted. They may have kept the most valuable objects, such as ornaments of gold and silver, or beautiful bits, for themselves. And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals, and perhaps wrote on other materials that have not survived. इसका मतलब ये है कि जो हड़प्पा की जो नगर का जो था वो लाइफ कैसा था। आइए जानते हैं कि हड़प्पा के जो नगर थे उसमें बहुत ज़्यादा जो थी वो बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस हुआ करती थी, बहुत मतलब हमेशा वो व्यस्त रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की बहुत बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने की योजना में जुटे हुए होंगे, यानी कि अच्छे अच्छे इंजीनियर्स होते होंगे। और हो सकता है ये भी था कि वो क्या थे, वो रूलर भी हो सकता हो वहाँ रहते हों। और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ के जो रूलर्स थे वो लोगों को खूब दूर दूर भेजा करते हों। क्यों भेजा करते हों? ताकि कुछ प्रीशियस मेटल्स जो हैं, ठीक है, या फिर कुछ अलग या फिर इम्पॉर्टेंट कुछ वैल्यूएबल चीज़ों को वो मंगाएं दूसरे जगहों से। और शायद जो थे रूलर्स थे वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो भी जेम्स स्टोन्स या फिर गोल्ड है, सिल्वर से बने हुए जो भी ऑर्नामेंट्स यानी कि जो भी आभूषण थे, ठीक है, और कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। ठीक है, और इन नगरों में क्या हुआ करते थे, कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो लिखा पढ़ी का काम भी करते थे। इसको आप क्लर्क कह सकते हैं या हिंदी में लिपिक कह सकते हैं, जो मुहरों पर लिखते थे, मुहर जो थी, ठीक है, सील्स, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो अब बच नहीं पाई हैं। हाँ, ये आप देखिए यहाँ पे जो राइट साइड में जो फिगर दिया हुआ है हड़प्पा कालीन की जो क्या है ये कुएं हैं या फिर नाले बने हुए हैं, ठीक है, ये बने हुए हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा हमारा। बिसाइड्स देयर वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन्स मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स or in special workshops. People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must have played with this. इसका मतलब ये है कि इसके अलावा नगर में जो क्राफ्ट्स पर्सन हुआ करते थे, जो मतलब जो शिल्पकारी का काम करते थे, ठीक है, वो अपने घर या जो भी उनके जो मतलब उद्योग स्थल कह सकते हैं या वर्कशॉप जो है, उद्योग स्थल जहाँ से चीज़ों को वो बनाते थे, ठीक है, वो लोग रहा करते होंगे। और लंबी लंबी लोग यात्राएं भी करते होंगे और वहाँ से कुछ जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो लाते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो यहाँ से किसी दूर जगह यात्रा करने गया, तो जब वो वापस लौटता होगा तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ अपने साथ लाता होगा, ठीक है, और जब लाता होगा तो अपने साथ साथ कुछ किस्से और कहानियों को भी, स्टोरीज़ को भी लाता होगा, ठीक है, और अपने साथ कुछ खिलौने वगैरह भी लाता होगा। टेराकोटा एक प्रकार की मिट्टी होती है, वहाँ उसके बने हुए खिलौने भी लाता होगा अपने साथ, ठीक है। आइए यहाँ पे दिया हुआ है कि मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल्स हु लिव्ड इन द सिटी। आप एक लिस्ट बनाओ, जैसा मान लो कुछ उस सिटी में लोग रहते थे, ठीक है, एंड वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन द विलेजेस सच एज द मेहरगढ़।
या फिर मेहरगढ़ में कुछ लोग ऐसे भी मिल सकते हैं, ठीक है, जो इस लिस्ट में हों। इस टाइप के कुछ हैं क्वेश्चंस, ये आपके ऊपर है, इसको आप करो। और यहाँ पे आप देख सकते हो टेराकोटा के बने हुए, ठीक है, जो भी हैं, ये आपके जो राइट साइड में है, ठीक है, ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। हाँ, ये लेफ्ट साइड में जो बना हुआ है एक तरीके का आप सील कह सकते हैं, मोहर है ये। ठीक है, इसके ऊपर कुछ अलग ही स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या था, उस सब कॉन्टिनेंट में पाया गया, बहुत एक रिटन लैंग्वेज था, ठीक है, बहुत ओल्डेस्ट ये चीज़ है। और जो स्कॉलर्स हैं वो इसको पढ़ने की कोशिश तो की है, लेकिन पता नहीं कर पाए कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये खिलौने हैं जो उस टाइम के बच्चे खेला करते होंगे, ठीक है। आइए, ये हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, ठीक है। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी यानी कि उस सिटी में कौन कौन से आर्ट्स फॉर्म हुआ करते थे, या फिर कौन कौन से ऑर्नामेंट्स थे, यानी कि गहने वगैरह, ठीक है। आइए, तो लेट अस look at some of the objects that were made and found in the Harappan cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stones, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. यानी कि आइए इस चीज़ों के बारे में हम जानते हैं कि जो हड़प्पा के जो नगर से हमें मिले थे, ठीक है। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि उसमें पत्थर है, शंख है, ठीक है, पत्थर हो गए, शंख हो गए, और सोने चांदी और धातुओं से जैसी बनी हुई कुछ चीज़ें उनको मिली थीं। तांबे और कांसे से बने हुए कुछ औजार मिले थे, टूल्स मिले थे, कुछ हथियार मिले थे, कुछ गहने मिले और बर्तन भी मिले थे, जिससे वो हमारी हिस्ट्री को बताते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिले करती थी, ठीक है, वो क्या थे, एक तरीके के बीट्स, वेट एंड ब्लेड्स, जिसको आप कह सकते हैं मनके कह सकते हैं, बाट, और हाँ बाट टाइप की चीज़ें कह सकते हैं, मनके, ठीक है। यानी कि स्पेशल जेम्स कह सकते हैं आप, जिस एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर लेफ्ट साइड में जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके के पत्थर के ही बाट हैं ये, मतलब जिसपे वेट वगैरह तौलते हैं, ठीक है। एक तरीके का आप कह सकते हो पैमाना है, पैरामीटर है। मतलब ध्यान से देखो इसको, इसकी बनावट को देखो, किस तरीके से बनाया गया है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने से ये, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैरा हमारा, द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स, दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग पत्थर की जो मुहर बनाते थे, उनका जो आकार था वो रेक्टेंगल शेप का हुआ करता था, यानी कि आयताकार हुआ करता था, ठीक है। और उस पे क्या हुआ करते थे, उस पे जानवरों के भी आकार हुआ करते थे। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिजाइंस सच एज द वन शोन ऑन पेज नंबर 6। वो पेज नंबर 6 में मैं आपको अभी दिखा दूंगा। इस ये बात यही कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो काले रंग के डिज़ाइन से, मतलब बहुत ही खूबसूरत काले रंग के डिज़ाइन किए हुए बहुत ही खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी कि मिट्टी के बर्तन जो थे वो लाल थे, और उस पर काले रंग से, ब्लैक कलर से कुछ वो चित्रकारी किया करते थे, ठीक है। आइए देखते हैं। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। कॉटन वॉज probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. Actual pieces of clothes were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. तो कह सकते हैं कि लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, और मोहनजोदाड़ो से कपड़े के जो टुकड़े थे
वो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य जो थे कह सकते हैं कि तांबे की जो चीज़ बने हुए थे उस पे वो चिपके हुए मिलते थे। ठीक है। हाँ, और देखिए आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव ऑल्सो फाउंड स्पाइंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। इसका मतलब ये था कि पकी हुई मिट्टी और फैंस से बनी हुई जो तकलियाँ मिलती थी, और तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। इसका मतलब ये है कि उस टाइम लोग सूत काटते थे। ठीक है, सूत भी काटा करते थे। फेंस क्या होता है ये आप देख सकते हैं कि एक तरीके से, हाँ मैं इसको पढ़ के ही समझा देता हूँ आपको। अनलाइक फेंस, अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फेंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब यह है कि पत्थर और शंख जो थी एक तरीके से आमतौर पे प्रकृति में ही मिलता था, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार कर किया जाता था। जो फेंस थे ना उनको आर्टिफिशियली लोग तैयार किया करते थे। ठीक है। And a gum was used to shape sand and powdered quartz into an objects। ठीक है, और इसके साथ ही साथ the objects were then glazed resulting in shiny glassy surface। The colors of the glaze were usually blue or sea green। Fans was used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels। यानी कि बालू और जो कुछ पत्थरों के चूर्ण को, ठीक है, गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं को एक कह सकते हैं कि उन वस्तुओं पर एक चिकनी जो थी वो एक परत चढ़ाई जाती थी, और इस चिकनी परत के रंग से जो थे मतलब कैसे कलर हुआ करते थे, उस जो लेयर्स थी ना कह सकते हैं उसको नीले या हल्के समुद्री हरे हुआ करते थे। ठीक है, और फेंस जो थे ना, फेंस के मन के चूड़ियाँ बाले क्या बनते थे, छोटे छोटे बर्तन भी बनते थे। ठीक है, यही इसमें चीज़ें हैं। आइए अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं हमारा। हाँ, मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट्स। A specialist is a person who is trained due to only one kind of work, for example cutting stone or polishing beads or carving seals। इसका मतलब बहुत ही आसान है कि इसमें मतलब इस टाइम जो चीज़ें हुआ करती थी वो अधिकतम जो भी वस्तुएं थी या चीज़ें थी उसका निर्माण कौन करता था, कोई स्पेशलिस्ट पर्सन करता था, यानी कि विशेषज्ञ करता था। ठीक है, और तो विशेषज्ञ कौन होता है, क्वेश्चन ये आता है। तो विशेषज्ञ वो होता है जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए एकदम एक खास प्रशिक्षण लेता है, यानी कि स्पेशल ट्रेनिंग लेता है वो। जैसे कि क्या, पत्थर को तराशना या मनके को चमकाना या फिर मोहरों पर कार्विंग वगैरह अच्छे से करना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 28 एंड सी हाउ वेल द फेस इज carved and how carefully the breed is shown। यानी कि पेज नंबर 28 पे देखिए तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा अभी। एंड दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये जो सामने फोटो दिया हुआ है, ये देखिए कितनी शानदार चित्रकारी इस पर करी गई है। स्पेशली इसका जो दाढ़ी है, ठीक है, बियर्ड, इसकी देखिए क्या शानदार कटिंग की गई है। ठीक है, उस टाइम ध्यान रहे, उस टाइम कोई मशीन नहीं हुआ करता था, हथौड़ी और चीनी से भी बनाते थे लोग, सिंपल ऐसे। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं। नॉट एवरीबडी could have been a specialist। We do not know whether only men were specialists or only women were specialists। ठीक है, perhaps some women and men may have been specialists। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी ही हमेशा कोई अच्छा ही काम करता रहे या स्पेशलाइजेशन किसी उसका वर्क में रहे। और हमें ये भी नहीं पता है क्या सिर्फ एक पुरुष ही जो था सिर्फ इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकता था, या फिर महिलाएं भी कर सकती थी।
हो सकता हो कि पुरुष और महिलाएं दोनों इस काम को करते थे। इस बात का कोई हमें स्पेशल एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, हिस्टोरियंस को। आइए देखते हैं, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल्स की खोज में लोग क्या क्या किए, ठीक है। आइए फर्स्ट पैरा देखते हैं। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली, ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल यानी कच्चे सामान ऐसे होते हैं जो नेचर में कैसे मिलते हैं, एकदम फ्रीली मिलते हैं, जैसे कि वुड हो गया या ओर्स हो गया मेटल्स के, या फिर, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हो सकती हैं। और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स, दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लोथ, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि इनमें से कई तरीके की चीज़ें जो थी वो बनाई जाती थी, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखें तो जो किसान था हमारा, वो क्या पैदा करता था, कॉटन पैदा करता था, यानी कि कपास। तो वो एक तरीके का रॉ मटेरियल था, जिससे बाद में क्या करते थे, कताई बुनाई वगैरह करने के बाद कपड़े तैयार लोग कर देते थे, ठीक है। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पन used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. इसका मतलब ये है कि हड़प्पा में जो लोग थे उनको कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन कहें कि तांबा हो गया, लोहा है, सोना, चांदी और जो भी स्पेशल स्टोन्स थे, ठीक है, ऐसे ऐसी चीज़ों का वो दूर दूर से उनको मंगाते थे। देखिए अगला लाइन क्या लिखा हुआ कि द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, यानी कि जो हड़प्पन्स थे उनको कॉपर कहाँ से मिला, राजस्थान से मिला। एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, और ओमान से भी मिला, ओमान एक देश है वेस्ट एशिया में, ठीक है, वहाँ से भी उन्हें मिला। और टिन विच वॉज मिक्सड विद द कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज may have been brought from present day अफगानिस्तान एंड ईरान। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कांसा था, ठीक है, उसको बनाने के लिए तांबा के साथ मिलाए जाने वाली जो चीज़ थी वो धातु, वो टिन को भी लोग कहाँ से मंगाते थे, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे, ठीक है। और गोल्ड कुड हैव कम all the way from present day कर्नाटका एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। इसका मतलब ये है कि जो गोल्ड का जो हम इंपोर्ट करते थे, यानी कि गोल्ड को जो मंगाते थे वो कहाँ से, आधुनिक कर्नाटक हो गया, ठीक है, कर्नाटक से मंगाते थे। और उसके जो स्पेशल स्टोन्स हुआ करते थे वो कहाँ से मंगाते थे, गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से मंगाते थे, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एक छोटी मोटी कुछ गाड़ी बनाई गई है कि आप देख सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को कैसे लोग ले जाते थे। उस टाइम लग रहा है कि गाड़ी का लोगों ने आविष्कार कर दिया था, पहिए का आविष्कार कर दिया था, इस वजह से इसमें लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। एक तरीके से ये खिलौना ही कह सकते हैं इसको आप, ठीक है, हालांकि छोटा ही है फिलहाल। हाँ आइए देखते हैं। फिर अगला सेक्शन हमारा है कि फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, यानी कि लोग कैसा फूड वगैरह लेते थे, कैसा कंज्यूम करते थे, उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। कि वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। These farmers and herders supplied food to crafts, persons, scribes and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. इसका मतलब जो हड़प्पा के जो लोग थे वो नगर के अलावा गांव में भी रहा करते थे, और क्या करते थे, अनाज को उगाते थे और जानवरों को भी वो पाला करते थे, ठीक है। तो किसान और जो हर्डर्स थे, यानी कि जो चरवाहे थे, वो शहर में रहने वाले जो रूलर्स थे या जो राइटर्स थे, ठीक है, उन लोगों को क्या करते थे, सामान सप्लाई किया करते थे, ठीक है, खाने के जो सामान थे उनको वो सप्लाई करते थे। और जो प्लांट्स के जो भी कुछ बचे कुछ चीज़ हुआ करते थे या अवशेष जो थे, उनसे जो पता क्या चलता है हमें, ठीक है, कि हड़प्पा के जो लोग हैं
वो गेहूँ, जौ, दाल, मटर और धान हो गया, तिल हो गया और सरसों वगैरह उगाया करते थे। ठीक है, इस चीज़ का वो प्लांटेशन और ग्रोइंग किया करते थे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। अ न्यू टूल द प्लॉ was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, while real plow, which were probably made of wood, have not survived. Toy models have been found. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़ोटो दिया हुआ है, एक ये हल जो है, ठीक है, गांव में खेत में जो हल चलाया करते हैं किसान, वही ये हल है। उसका एक पुराना, बहुत पुराना मॉडल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करना एक क्या थी, एक नई बात थी उन लोगों के लिए। तो हड़प्पा काल के जो लोग थे वो हल तो नहीं बच पाए उस टाइम के, जो हड़प्पा काल के जो हल हुआ करते थे, क्योंकि काफ़ी हज़ार साल पुराने की बात है ना वो, और चूँकि वो लकड़ी के हुआ करते थे। लेकिन जो हल के आकार के जो खिलौने मिले हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. इसका मतलब ये हो गया, इस क्षेत्र में जो बारिश थी, ठीक है, वो बहुत कम हुआ करती थी। इसलिए लोग क्या करते थे, अगर लोगों को अगर इरिगेशन करना होता था तो लोग अपने कुछ नए नए तरीके अपनाए होंगे। ठीक है, कुछ डिफरेंट सोचे ही होंगे। मतलब ये है कि क्या सोचे होंगे कि मतलब पानी को वो लोग, ठीक है, बचा लेते होंगे, रिजर्व कर देते होंगे, और ज़रूरत पड़ने पे उससे जो थी उनकी क्रॉप्स की इरिगेशन किया करते होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द हड़प्पन्स reared cattle, sheep, goat, and buffalo. Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herd of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. इसका मतलब ये है कि जो हड़प्पा के जो लोग थे, वो काऊ, बफेलो, शिप और गोट जो थे, उन लोग को वो पाला करते थे। और जो उसके जो इलाके हुआ करते थे उनके, ठीक है, उसके आसपास तालाब और वो चारागाह वगैरह भी हुआ करते, जहाँ पे जो उनके पशु थे, ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह चरने जाया करते थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं न्यू पैरा। द हड़प्पन्स reared cattle, sheep, goat, and buffalo. Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. इसका मतलब ये कि हड़प्पा के जो लोग थे वो गाय है, भैंस, भेड़ और बकरियों को पालते थे, और जो उनके आसपास के इलाकों के पास जो तालाब और चारागाह हुआ करते थे वहीं पर उनको पाला करते थे। लेकिन जो सूखे महीने थे, जैसे मान लीजिए उस टाइम बारिश वगैरह नहीं हो रही है, ठीक है, या मान लीजिए सूखा पड़ जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते थे कि इन मवेशियों को, यानी कि इन पशुओं को, झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया करते थे। ठीक है, आइए। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, caught fish and hunted wild animals like the antelopes. और वो बेर हो गया, जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियों आदि को पकड़ते थे, और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। ठीक है, एंटीलोप मीन्स एक हिरन की एक प्रजाति होती है, उसे ही कहते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट पैरा अपना देखते हैं। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, यानी कि गुजरात में हड़प्पा के जो नगर थे, ठीक है, उसको हम बताते हैं आपको। The city of Dholavira was located on Khadir Bet, also spelled as a bet, यानी कि इसका ये स्पेलिंग की बात करी जा रही है, in the run of Kutch, where there was a fresh water and fertile soil. यानी कि गुजरात के रण के कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे जो था वो एक गांव, एक नगर था, उसका नाम था धौलावीरा। वहाँ क्या था, बहुत ज़्यादा साफ पानी मिलता था, और वहाँ की जो लैंड थी, यानी कि ज़मीन थी, वो बहुत अधिक उपजाऊ थी। ठीक है, हाँ आगे देखिए। Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts,
धौलावीरा was divided into 3 parts and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में डिवाइड थे। ठीक है, और वहीं जो धौलावीरा था वो 3 भागों में बटा था। ठीक है, और क्या था कि इसके जो हर जो हिस्से थे उसके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची जो थी दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, और इसके अंदर जाने के लिए बहुत बड़े बड़े एंट्रेंस गेट थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े कह सकते हैं उसको प्रवेश द्वार। हाँ, बहुत बड़े बड़े प्रवेश द्वार हुआ करते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि देयर वॉज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट्स वेयर पब्लिक ceremonies could be held. Other finds include large letters of the Harappan scripts that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. इसका मतलब ये है कि इस नगर में एक बहुत बड़ा खुला हुआ मैदान भी था जहाँ पर सार्वजनिक जो थे वो कार्यक्रम हुआ करते थे, सेरेमोनियल, ठीक है, फंक्शंस हुआ करते थे। और यहाँ पर जो हमें अवशेष मिले थे, ठीक है, वो हड़प्पा स्क्रिप्ट्स यानी कि हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। ठीक है, और ये जो अभिलेख थे इनके, ठीक है, जो इनके राइटिंग कह सकते हैं कि ठीक है, वो जो यूनिक चीज़ था, ये बहुत ज़्यादा एक यूनिक पीस हुआ करता था, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख थे वो मुहर जैसी छोटी वस्तु पर पाए जाते थे। ठीक है, आइए अगला पैरा हम देखते हैं। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात। यानी कि गुजरात की जो खंभत की खाड़ी है उसमें मिलने वाली जो साबरमती जो रिवर थी, ठीक है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी उसकी जो थी एक ट्रिब्यूटरी के किनारे वो लोथल जो था, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है उसकी सहायक नदी या उपनदी के किनारे बसा एक लोथल एक नगर था। ठीक है, हाँ, लोथल नगर भी था जहाँ पे क्या था, उसमें एक प्रेशियस स्टोन्स वगैरह मिला करते थे, बहुत ईजिली मिल जाया करते थे। एंड दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, shell and metal. There was also a storehouse in the city. Many seals and ceilings were found in the storehouse. इसका मतलब ये था कि जो यहाँ पे जो कीमती पत्थर जैसे सामान थे वो आसानी से मिल जाया करते थे, जैसे कि पत्थर हो गए, शंख हो गए, ठीक है, और जो धातुओं से जो भी बनी हुई जो चीज़ें थीं वो उन सभी चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाया करती थी। इस नगर में एक भंडारगृह भी हुआ करता था। इस भंडारगृह से बहुत सारे जो सील्स थे, ठीक है, मतलब मुहर कह सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिली हुई हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये लोथल का जो है क्या है, ये एक तरीके का डॉक यार्ड है। डॉक यार्ड मतलब कह सकते हैं उसको बंदरगाह, जहाँ पर समुद्र से के रास्ते आने वाले जो नाव थे ना वो रुकते थे। ठीक है, तो शायद हो सकता हो, ये बताया जा रहा है कि इस पिक्चर में बताया जा रहा है कि हो सकता हो यहाँ पे आकर के जहाज़ वगैरह रुकते थे और यहाँ से सामान चढ़ाया और उतारा जाता होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर was probably a workshop for making beads, pieces of stones, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इमारत भी मिली है। ठीक है, यहाँ पे एक इमारत भी मिली है जहाँ पे प्रॉबेबली जो है मनके बनाने का काम होता होगा, और पत्थर के कुछ टुकड़े भी मिले हैं और कुछ अधबने, मतलब कह सकते हैं कि जो कंप्लीट नहीं है वो भी मनके मिले हैं, और मनके बनाने वाले उपकरण भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, मनके कह सकते हैं कि स्पेशल जो स्टोन होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं उसको, जैसे हीरा है, मणिक है, मोती है, इस टाइप की एक कैटेगरी हुआ करती थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ठीक है, मोहर वगैरह बनाने का एक कुछ यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है, मैं इसको बताता हूँ क्या है। ठीक है, seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another। यानी कि सील्स और सीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि कोई मुहर हो गया या फिर मुहर बंदी हो गई। ठीक है, तो इन मुहरों का प्रयोग आम तौर पे क्यों करते हैं कि मुहरों का प्रयोग जो होता है वो सामान से भरे उन किसी डब्बे या थैले को आइडेंटिफाई करने के लिए या चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा उस टाइम भी। और जिन्हें क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह अगर मान लीजिए भेज रहे हैं तो उस पर हम स्टैंप लगाते थे, यानी कि मुहर लगाते थे। ठीक है, एंड आफ्टर a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it। The impressions of the seal is known as a sealing। यानी कि थैले जो थे उसको बंद करने के बाद उनके मुहाने पे, ठीक है, गीली मिट्टी लगा करके उस पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप को क्या कहते थे, सीलिंग कहते थे। यानी सील और सीलिंग दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट, मैं आपको बताऊं ये सीलिंग का काम आज भी होता है। ठीक है, सरकारी काम काज अगर आप देखेंगे कहीं, मान लीजिए आप देखे भी होंगे सील, कुछ चीज़ होता है ना, सील हो गया है, तो सील का मतलब वही होता है उसको पैक करके उस पर सरकारी मुहर लग जाती थी, अभी भी लगती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं इसका। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड हैज़ अराइव्ड सेफली। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जो सील लगा हुआ था, ठीक है, जो सीलिंग लगी हुई होती थी, सीलिंग, वो अगर उसकी छाप अगर टूटी हुई नहीं होती थी तो उसका मतलब ये प्रूव हो जाता था कि जो सामान है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, हाँ, आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेक्शन, द मिस्ट्री ऑफ द एंड। यानी कि सभ्यता जो है उसके अंत का कैसे पता चलता है, एक रहस्य ही है ये हमारे वीडियो का, ये एंड लेक्चर है ये। फिलहाल आइए देखते हैं कि अराउंड 3900 ईयर्स एगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। ठीक है, यानी कि लगभग 3900 साल पहले एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्या मिलता है कि पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज, राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। इसका मतलब जो लेखन हो गया, मुहर हो गया और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। ठीक है, एंड रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर। यानी कि जो रॉ मटेरियल जो दूर दराजों से जो आते थे वो अब रेयर लगे होने, यानी कि अब नहीं आ रहे थे। और इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोकन डाउन एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स। इसका मतलब क्या है कि मोहनजोदाड़ो में जो सड़क थे उस पर कचरे के ढेर बनने लगे, और जो भी स्ट्रीट्स वगैरह बनी थी या फिर जो भी कह सकते हैं जो भी ड्रेनेज सिस्टम थे, यानी कि जो नाली की जो सिस्टम थी वो क्या हो गई, एकदम ख़राब हो गई, और सड़क पे ही लोग मतलब झुग्गी नुमा बस्ती नुमा घर बना करके रहने लगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं कि वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये सब क्यों हुआ आखिर में। वी आर नॉट श्योर, हिस्टोरियंस को नहीं पता कि वी आर नॉट श्योर हाउ इट हैज़ हैपेंड। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप, यानी कि कुछ स्कॉलर्स मतलब बुद्धिमान, वो ये मानते हैं कि शायद नदियाँ सूख गई हैं। एंड अदर सजेस्ट दैट देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन, या कुछ लोग ये मानते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया है। ठीक है, एंड दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर अ बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर्स ओर्स। ठीक है, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो ईंटें पकाने के लिए फ्यूल्स की जो ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बिसाइड ग्रेजिंग बाई लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल्स, शिप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। इसका मतलब हो सकता हो कि ओवर ग्रेजिंग हुई हो, बहुत सारे जो कैटल शिप्स या गोट हैं, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही घास चर गए हों, इस वजह से हो जाता है। ठीक है, इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, या फिर हो सकता हो कुछ एरिया में बाढ़ आ गई हो, बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। बट वी आर नॉट हैविंग much proof to prove that how this civilization has
डिस्ट्रॉयड, ठीक है, हो सकता है कि फ्लडिंग हो, ठीक है, फ्लडिंग ओवर अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, ठीक है, ऐसा ये लगता था कि नदी सूख गए होंगे या बाढ़ आ गए होंगे, जिसकी वजह से ये सभ्यता जो है वो ख़त्म होती सी लगी या फिर ख़त्म ही हो गई, ठीक है। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, या फिर ऐसा लगता है कि जो शासक थे उसका नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, ठीक है। इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, जो भी हुआ हो, मतलब अब उसका चेंजिंग तो आप देख सकते हो सामने, ये कितनी बड़ी सभ्यता थी, कितने अच्छे अच्छे नगर थे, लोग क्या क्या काम किया करते थे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सभ्यता कैसे ख़त्म हो गई, ठीक है। एंड साइट्स इन द सिंध एंड वेस्ट पंजाब यानी कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर अबैंडन्ड while many peoples moved into newer smaller settlements to the east and the south, ठीक है। कह सकते हैं कि जो मतलब आधुनिक जो पाकिस्तान है यानी कि सिंध और पंजाब की जो बस्तियां थी वो एकदम ही उजड़ गई, उखड़ गई, खराब हो गई, और कई लोग जो थे वो ईस्ट साइड में या साउथ साइड के इलाकों में छोटी छोटी बस्तियों में जाकर के रहने लगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट पैरा है कि न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर लेटर, ठीक, और इसके लगभग 1400 साल बाद नए नए नगरों का विकास हुआ है, एंड इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 5 एंड 8 में, ठीक है। न्यू यू विल रीड अबाउट देम इन द चैप्टर नंबर 5 एंड 8। फिलहाल ये एल्सवेयर के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, एल्सवेयर मीन्स यहाँ पे अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। इसमें मिस्र के बारे में बताया गया है, नील नदी के आसपास के बारे में, मैं इसको भी बता दे रहा हूँ आपको। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, मोस्ट ऑफ इजिप्ट इन अ ड्राई डिजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड अलॉन्ग द रिवर नाइल। इट मीन्स नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर जो मिस्र के अधिकांश भाग जो हैं वो रेगिस्तान है। आप एटलस में मिस्र को आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। क्या है कि नियर अबाउट 5000 ईयर अगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट। These kings sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber and precious stones। यानी कि क्या है, जो लगभग 5000 साल पहले जो मिस्र में जो रूल करने वाले जो किंग हुआ करते थे वो सोना हो गया, चांदी हो गए, ठीक है। इवरो मीन्स होता है हाथी के दांत, ठीक है। लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी जो उनकी आर्मीज थी उनको दूर दूर तक वो भेजा करते थे। और उन्होंने क्या किए, आगे देखते हैं कि दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स नोन एज द पिरामिड्स। और बहुत बड़े बड़े उन्होंने क्या बनाए, मकबरे कह सकते हैं, कब्रगाह कह सकते हैं, जिसको पिरामिड कहते हैं, जिसको आप देख सकते हो सामने फोटो में है, ठीक है। सामने से तो दिख रहा है ये ट्रायंगल शेप में, लेकिन बस ये 3D शेप का है, एक तरीके से कह सकते हो आप, है ना, ये शंकु के आकार का है, ठीक है। आइए देखते हैं कि व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दीज पिरामिड्स। यानी कि जो किंग हुआ करते थे जब वो मर जाया करते थे तो इसी पिरामिड में ला करके उनको दफनाया जाता था। एंड दीज केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज आर नोन एज द मम्मीज। यानी कि जो उनके बॉडीज हुआ करते थे उनको बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित रखा जाता था इस पिरामिड में दफना करके, और इन्हीं जो डेड बॉडीज हुआ करती थी इन्हीं को ममीज भी कहते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप सब लोगों ने मूवी देखी होंगी इस पे, बहुत सारी इस पे मूवी आई हैं, द मम्मी रिटर्न्स वगैरह इस टाइप की, ठीक है, हॉलीवुड की कुछ फिल्में हैं। आइए देखते हैं आगे। दीज लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बरीड विद देम। और उनके साथ बहुत सारे सामान भी दफनाए जाते थे। दीज इंक्लूडेड, क्या क्या सामान हुआ करते थे, दीज इंक्लूडेड फूड एंड ड्रिंक्स, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स एंड एनिमल्स, ठीक है। उनके साथ क्या क्या थे, खाने पीने के सामान हो गए, कपड़े हो गए, गहने हो गए, बर्तन हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, हथियार हो गए, या जानवरों को भी दफना दिया जाता था, ठीक है। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बरीड विद द रूलर्स। These are amongst the most elaborate burials known in the world history, ठीक है। कभी कभी क्या होता था कि जो डेड बॉडीज होती थी उनके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था, ठीक है। और दुनिया के इतिहास में जो डेड बॉडीज जो हैं
उनको दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत भी खर्च किया जाता था। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द दिस चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। टिल देन, थैंक यू।